हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो एक लंबे ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि अब आपकी क्लासेस में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो हमने कंप्यूटर की क्लास का सेशन किया था वो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर किया था और वहाँ पर हमने क्या क्या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उन्हीं से आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। वहाँ पे हमने बिल्कुल ब्रीफ में उस चीज़ को समझा था। अब उसी चीज़ को हम लोग एकदम से डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं जिससे आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आरआरबी पीओ के लिए और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस अच्छे तरीके से आपको करा रहे हैं। आप जाकर हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। और आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में। सबसे पहला हमने पढ़ा था बूटिंग द कंप्यूटर। तो बूटिंग द कंप्यूटर का क्या अर्थ है उसको चलिए देख लेते हैं। अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा सही सही, थोड़ा सा इसको, हाँ ये अब ठीक है, ओके। तो बूटिंग द कंप्यूटर इसका क्या अर्थ होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। जो भी आपका प्रोसेस है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करते हो तो वो जो आपकी प्रोसेस है वो बूटिंग के नाम से जानी जाती है। तो आज से अगर आपको कोई भी कहेगा कि व्हाट इज अ बूटिंग, तो आप उसे इजीली बता पाओगे कि जो मेरा प्रोसेस है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का या रीस्टार्ट करने का, वो मेरा जो प्रोसेस है वो मेरा क्या कहलाएगा, बूटिंग कहलाएगा। और उसके बाद आपके एग्जाम में दो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपका कोल्ड बूट क्या होता है और वार्म बूट क्या होता है। तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जा रहा है कि अ कोल्ड बूट इज व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर दैट हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ कंप्लीटली। जब भी आप अपने कंप्यूटर को, जब वह पूर्णतः बंद होता है, उसके बाद जब आप उसे शुरू करते हो तो वो जो आपका बूटिंग कहलाएगी वो कैसी कहलाएगी, वो कहलाएगी कोल्ड बूटिंग। सर एक बार और बता दो। तो जैसे कि आपका लैपटॉप आपने मान लीजिए शट डाउन करके रख दिया। अब आपने शट डाउन होने के बाद उस लैपटॉप को जब आपने स्टार्ट किया तो यानी कि आपका जो कंप्यूटर था वो पूरी तरह से बंद था। उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो वो आपका जो बूट कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, कोल्ड बूट कहलाएगा। इस बात को सिंपली समझ लीजिए। और वार्म बूट क्या होने वाला है, वार्म बूट होने वाला है एक प्रोसेस होगी। क्या प्रोसेस होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, रिस्टार्ट करेगा कंप्यूटर को। यानी कि जब भी आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो या फिर आप अपने क्या करते हो, लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हो या फिर अपने किसी भी सिस्टम को जब आप रिस्टार्ट करते हो, रिस्टार्ट करने का क्या मतलब हो गया कि आपका जो सिस्टम है पूरी तरह से बंद नहीं हुआ और आपने अपने सिस्टम को दोबारा से चालू कर दिया, यही रिस्टार्ट होता है। तो जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो वो जो हमारी बूटिंग कहलाएगी वो किस नाम से जानी जाएगी, वो जानी जाएगी सर वार्म बूट के नाम से। और एग्जाम के लिहाज से आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। अब आपके सामने कभी भी इसे लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोल्ड बूट जब भी आप कंप्यूटर को कंप्लीटली, आपका कंप्यूटर ऑफ है उसके बाद आप जब स्टार्ट करोगे तो कोल्ड बूट है। और अगर आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो वो वार्म बूट है। इस बात को अब कोई भी नहीं भूलेगा। चलिए, ये पहला काम होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो बूटिंग करता है किसी भी कंप्यूटर की। अगला देखो, दूसरा क्या है, परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क। कंप्यूटर के जो बेसिक टास्क होते हैं उनको भी ये परफॉर्म करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देख लीजिए आपसे क्या कहा जा रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क। ये बेसिक कंप्यूटर टास्क को भी परफॉर्म करता है, सच एज, जैसे कि मैनेजिंग द वेरियस पेरीफेरल डिवाइसेस। जितनी भी आपकी पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं, जो भी आपकी प्लग इन वाली जो डिवाइसेस होती हैं, जो भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। तो हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी एक्सटर्नल डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, माउस जुड़ा होता है, कीबोर्ड जुड़ा होता है, प्रिंटर जुड़ा होता है, ये सारी चीज़ें आपकी जुड़ी होती हैं। तो ये आपकी कैसी कहलाएंगी, पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाएंगी। तो ये इनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है।
माउस को किस तरह से वर्क करेगा, कीबोर्ड वर्क करेगा, प्रिंटर वर्क करेगा, ये किस तरह से वर्क करेंगे, ये सारा जो काम मैनेज करने का है वो भी आपका कौन करता है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ आर प्लग एंड प्ले। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आ गए हैं कि आपको केवल और केवल अपना प्लग करना है। जैसे कि पहले आपको क्या करना होता था कि आपने ऐसे माउस का अपना प्लग इन किया तो आपको कंप्यूटर के अंदर उसका ड्राइवर चाहिए, उसके बाद वो चीज़ें करेंगी। लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गए हैं, आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता था। अभी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के भी हैं कि आपने केवल अपना माउस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया या फिर आपने केवल उसको प्लग किया और वो काम करना शुरू हो गया। यानी कि उसमें वो सारी सुविधाएं जो आपको ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद मिलती थी वो अभी आपको मिलने लगी हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, तो जैसे ही आप उन्हें प्लग इन करो कि वो आपका काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बताई गई है, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि ये परफॉर्म करते हैं बेसिक कंप्यूटर टास्क को। बेसिक कंप्यूटर टास्क कौन से होते हैं वो आप समझ गए होंगे कि माउस किस तरह से काम करेगा, कीबोर्ड का काम किस तरह से रहने वाला है, प्रिंटर्स किस तरह से काम करेंगे। और आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो भी डिवाइसेस मेरी एक्सटर्नल तौर पर प्लग इन की तरह जुड़ी होती हैं कंप्यूटर से, वो मेरी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। अगला देखो, प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस। ये एक यूजर को क्या प्रोवाइड कराता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ यूजर इंटरेक्ट्स विद सॉफ्टवेयर थ्रू द यूजर इंटरफेस। जो भी एक यूजर है, यूजर यानी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, एक यूजर इंटरफेस के जरिए ही आप उसको इंटरेक्ट कर पाते हो। The two main types of user interface are command line and a graphical user interface। तो ये दो तरीके से आप अपने किसी भी कंप्यूटर को चला सकते हो। किस तरीके से, या तो आप उसको पूरी तरह से कमांड दो, यानी कि मान लीजिए आपको अपनी कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल खोलना है तो उसके लिए आपको सारी कमांड्स पता होने चाहिए कि कंट्रोल पैनल खोलने के लिए मेरे क्या क्या कमांड्स होते हैं। या फिर एक दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, GUI की फुल फॉर्म। तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पर आइकन बने होते हैं, आपके फ़ोन में भी आइकन बने होते हैं। आप सिंपली उस पर टच करते हो और आपको कंट्रोल पैनल का आपको मालूम है कि ये आइकन है, आपने उस आइकन पर अपना क्लिक किया, आपका जो कंट्रोल पैनल है वो खुल गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यानी कि वो जो आइकन था उसकी मदद से आपने इंटरेक्शन कर पाया। ठीक है, तो विद अ कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस में आप क्या करते हो, द यूजर इंटरेक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल पैनल खोलने के लिए आपको सारी कमांड्स पता होनी चाहिए कि कंट्रोल पैनल खोलने के लिए मुझे क्या क्या कमांड्स की ज़रूरत है। वो जब आप उसमें टाइप करेंगे सिस्टम में तो आपका कंट्रोल पैनल खोलेगा। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने GUI को लेके आए, जहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पर आपको केवल और केवल उस आइकन पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, आपका जो इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा आपके सामने कंट्रोल पैनल का। बिल्कुल एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बस यही चीज़ इसमें आपसे बताई गई है। एक चीज़ आपसे कही जा रही है कि एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज विंडोज़ विस्टा और विंडोज 7। विंडोज 7 के अंदर भी और विंडो विस्टा के अंदर भी हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। और उससे फर्दर जितने भी विंडोज़ सिस्टम अपडेट हुए हैं उन सब में हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ तक आपको ये 3 फंक्शन समझ में आए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगले की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, अगला आपसे कहा जा रहा है कि ये क्या करता है, ये हैंडल्स करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को। किस तरह से करता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स सिस्टम रिसोर्सेज। ये सिस्टम रिसोर्सेज को भी हैंडल करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से करेगा, सच एज द कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को, एंड शेयरिंग ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका CPU है वो उसको भी ये हैंडल करता है। ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज है। इनके क्या टाइम बाय वेरियस एप्लीकेशन, इनके जो एप्लीकेशन के थ्रू इनको जो है वो इनके रिसोर्सेज को हैंडल करता है। फिर आगे देखिए, और पेरिफेरल डिवाइसेस, या तो एप्लीकेशन के थ्रू ये इन रिसोर्सेज को हैंडल करेगा या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस के जरिए हम इनको हैंडल करेंगे। प्रोग्राम्स एंड इनपुट मेथड्स, जो आपके प्रोग्राम और इनपुट मेथड्स हैं, आर कॉन्स्टेंटली कॉम्पीटिंग फॉर द अटेंशन ऑफ द CPU
एंड डिमांड मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ। यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना सा कहा जा रहा है, जो भी आपके प्रोग्राम है या इनपुट आउटपुट के जो मेथड हैं वो आपकी मेमोरी और इनपुट आउटपुट की बैंडविड्थ के अंदर सीपीयू किस तरह से हैंडल करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं उनको भी हैंडल करने का काम करता है। ठीक है, इस वाली चीज़ में केवल इतना ही आपको इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपका ही दिमाग भर जाएगा और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो जहाँ जहाँ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं उन्हें डिटेल में बता रहा हूँ, और जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें मैं थोड़ा सा कम डिटेल में बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो चलिए अगले की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट, ये और क्या काम करता है? ये हमें फाइल मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कराता है। किस तरीके से कराता है? तो द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स, ये क्या हैंडल करता है? द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स, ये जो फाइल आप ऑर्गेनाइज करते हो या फिर किस तरह से फाइल तक आप पहुंच सकते हो, एंड डायरेक्टरीज, जो आपकी डायरेक्टरीज है उन तक आप कैसे पहुंच सकते हो, किस तरीके से आप उन्हें स्टोर करोगे, वो सारी चीज़ें भी आपकी कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। ठीक है, एक कंप्यूटर डिस्क के अंदर मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, तो आप उस तक कैसे पहुंचेंगे, आप उसे किस तरीके से सेव करेंगे, ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करेगा। ठीक है, द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज द यूजर टू परफॉर्म सच टास्क, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूजर को क्या प्रोवाइड कराता है? वो उसको अलाउ करता है कि वो कुछ तरह के टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे कि क्रिएटिंग फाइल्स, फाइल्स को वो बना सके, एंड डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज को बना सके, रीनेमिंग फाइल्स, फाइल के नाम को रीनेम कर सके, उनके नाम को चेंज कर सके, कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स, कॉपी कर सके और मूव कर सके फाइल को, एंड डिलीटिंग फाइल्स, फाइल को डिलीट कर सके, यानी कि फाइल को बना सके, उनमें चेंज कर सके, उन्हें कॉपी कर सके, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके और उन्हें डिलीट भी कर सके। ये सारी चीज़ें यूज़र को कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये सारी चीज़ें यूज़र को प्रोवाइड करा रहा है हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसको हैंडल कौन करेगा? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए इसको हैंडल किया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि द टाइप, टू मेन टाइप्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो आपके दो मेन टाइप हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं? एक तो है FAT, इनकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है FAT, और एक आपके लिए होता है NTFS। तो आप इसकी केवल फुल फॉर्म याद रखिए और ये याद रखिए ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रकार हैं। FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS का क्या मतलब है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, केवल इतना सा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या क्या सुविधाएं देता है वो मैंने आपको बता दिया कि आप वहाँ पर फाइल बना सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, उसे आप मूव कर सकते हो, उसे कॉपी कर सकते हो, उसे आप डिलीट कर सकते हो। और जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसके जरिए हैंडल किया जाएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हैंडल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ही ऐसे कंटेंट लेकर आएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका जो कोर्स है वो हम आपका प्रीलिम एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होगा उससे पहले पहले हम आपका पूरा जो कोर्स है वो हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आप मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हो और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो नई चीज़ों को सीखने का। जब आप मेंस के पेपर के लिए पढ़ रहे होंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ रिवीजन कर रहे होंगे। अगर देखिए अगला यहाँ पर बात की जा रही है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या हमसे कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू सपोर्ट द कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार हो सकते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर्स डिस्टिंक्ट फैसिलिटीज दैट आर एप्रोप्रिएट टू द कंप्यूटर सिस्टम इन विच इट इज यूज्ड। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी प्रकार हैं वो हर बार आपको क्या करेंगे? एक डिस्टिंक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे हर बार, और ये एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ देंगे कंप्यूटर सिस्टम को। जहाँ भी ये यूज़ किए जाएंगे वहाँ पर वो उसको एप्रोप्रिएट जो भी उचित जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को ये प्रोवाइड कराएंगे।
ठीक है। अब आप देख लीजिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑफ मेनली फॉलोइंग टाइप्स। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आगे जो आपको बताए जा रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने तरीके से हो सकते हैं। तो मेनली ये काफ़ी तरह से हैं। सबसे पहला है आपका सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंगल यूजर रहेगा, सिंगल टास्क को परफॉर्म कर पाएगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। यानी कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्यों डिजाइन किया गया, टू मैनेज द कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, सो दैट, जिससे कि वन यूजर कैन इफेक्टिवली, कि जो एक यूजर है वो प्रभावशाली तरीके से डू वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पर एक ही काम कर पाए, लेकिन प्रभावशाली तरीके से करेगा। अगर आपको ऐसा करना है तो आपके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कराया गया है। इसमें आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि द पाम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पाम हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ मॉडर्न सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके पाम हैंडहेल्ड है, यानी कि किस तरीके से आपका जो जितने भी आप हथेली पर रखकर चला सकते हैं, ऐसे आपके कौन कौन से हैं, एक तो आपका टैबलेट हो जाएगा, फोन्स हो जाएंगे, इस तरह के इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहे हैं वो आपको कैसे हैं कि इसमें आप एक बार में एक ही यूज़र आपके फ़ोन में काम करता है। ऐसा तो है नहीं है कि आपका फ़ोन ये है और इस फ़ोन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जगह जगह बैठ के लोग चला रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो और आप एक बार में फ़ोन पर एक ही टास्क कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग आप इसमें फ़ोन में नहीं कर पाते हो, ठीक है। एक बार में आप एक ही काम कर रहे होते हो। अब आगे चलिए, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपका क्या होगा कि यूजर आपका कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा, लेकिन वो कैसे काम कर रहा होगा, वहां पर सिंगल टास्क था, यहां पर मल्टीटास्किंग कर रहा होगा। और उस तरह से अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा वो कैसा कराया जाएगा, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली यूज्ड बाय पीपल विच आर यूजिंग डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स टुडे। ये आप समझ गए होंगे, जैसे कि लैपटॉप के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर आपने देखा होगा कि आप एक ही बार में कई सारे एप्लीकेशंस पर काम कर सकते हो। जैसा कि आप ने देखा होगा यहाँ पर जो आपकी लैपटॉप की अगर आपने देखी होगी, ये जो स्क्रीन रहती है सबसे नीचे वाली, जो टास्क बार आपका रहता है, यह टास्क बार ही बोलते हैं शायद इसको, इस यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारे आइकन आपके रहते हैं एप्लीकेशंस के, जिन पे भी आप एक्टिव रहते हो। तो आप सिंगल यूजर, यानी कि एक बार में एक ही व्यक्ति इस सिस्टम पर काम कर पा रहा है, लेकिन आप एक बार में कई एप्लीकेशंस पर लगातार काम कर पा रहे हो। यानी कि आप कितने काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग आप काम कर रहे हो। और ये आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप में नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज एंड एप्पल का मैक ओएस platforms are both example of operating systems that will let a single user have several programs in a operation at the same time। यानी कि जितने भी लोग हम लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो विंडोज़ वाले, तो विंडोज़, और जितने भी लोग एप्पल के यूज़ कर रहे हो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैक ओएस होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन किए गए हैं कि आप एक ही यूज़र सेम टाइम पर कई सारे कामों को कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज इंटायरली पॉसिबल, एग्जाम्पल के तौर पे इट इज इंटायरली पॉसिबल फॉर अ विंडोज यूजर टू बी राइटिंग अ नोट इन अ वर्ड प्रोसेसर वाइल डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। कि आप कोई भी अगर हमारा विंडो का अगर एक यूजर है तो वो ऐसा कर सकते हो ना आप, कि हम अपनी फाइल कोई इंटरनेट से हम डाउनलोड कर रहे हो और साथ में हम अपना कोई नोट बना रहे हैं, हम अपनी पीपीटी तैयार कर रहे हैं, हम अपनी कोई वीडियो देख रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हो। यानी कि आप सिंगल यूजर हो और एक ही समय पर आप एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। ये हमारे दो टाइप आपने पढ़ लिया ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगला हम बढ़ लेते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। होप ये आपको सही से दिख रहा होगा। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अभी तक कैसे यूजर थे, सिंगल यूजर थे, अब यहां पर कैसे यूजर आपको मिलेंगे, मल्टी यूजर मिलेंगे। मल्टी यूजर का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर जितने भी यूजर होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। तो इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मैनी डिफरेंट यूजर्स। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ करता है कई सारे भिन्न भिन्न यूजर्स को टू टेक एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर से रिसोर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका वो लोग लाभ ले सकें, एक से ज़्यादा यूजर सेम टाइम पर। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें यह सुविधा प्रदान करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेक श्योर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या करना पड़ता है, उसे श्योर होना पड़ता है किस चीज़ के लिए, दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस यूजर आर बैलेंस्ड, कि जितने भी उसमें यूजर्स जुड़े हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो यूजर जुड़े हैं वो बैलेंस्ड रहें।
एंड दैट ईच ऑफ द प्रोग्राम्स दे आर यूजिंग हैज सफिशिएंट एंड सेपरेट रिसोर्सेज। और जितने भी प्रोग्राम वो लोग यूज़ कर रहे हैं और जितने भी रिसोर्सेज को वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो सफिशिएंट तरीके से वो लोग कर पाएँ, सो दैट अ प्रॉब्लम विद वन यूज़र डजेंट अफेक्ट। कि अगर मान लीजिए कि कई सारे लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि एक मल्टी यूज़र है, तो सफिशियंट प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड कराने पड़ते हैं कि मान लीजिए अगर किसी एक व्यक्ति का फेलियर होता है तो उसकी वजह से बाकी लोगों पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब इसमें देखिए यूनिक्स, VMS एंड मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज MVS। मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MVS आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप याद रख सकते हो कि मेनफ्रेम कंप्यूटर का कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? MVS है, VMS है, यूनिक्स है। ये आपके कौन से एग्जाम्पल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के? ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगली स्लाइड में आपसे कहा जा रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है उसको चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं कि आपको जो वर्ड्स हैं वो साफ साफ दिखाई दें। चलिए इसमें आप देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द इन्वायरमेंट एज दे हैव अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स अ वेरी स्मॉल। तो इसमें आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो उस वातावरण को कंट्रोल करता है कि जहाँ पे इनपुट के लिए डाटा दिया गया और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसके बीच में बहुत कम टाइम रहता है। तो उस इस तरह के वातावरण को ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा। और इसमें आपके लिए एक जानने वाली बात क्या है कि रिस्पॉन्स टाइम, ये आपको जानने वाली बात है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। ये चलिए आप देखिए कि द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड एन इनपुट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इनपुटेड इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज अ रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि आपने जब सिस्टम के अंदर कोई भी अपना इनपुट डाला और उसके बाद आपको जो रिस्पॉन्ड मिला, जो रिजल्ट मिला, उसमें जितना भी टाइम लगाया उस सिस्टम ने, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जानने वाली बात है, एक तो रिस्पॉन्स टाइम, ये आपको समझ में आना चाहिए। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंट्रोल करता है वो आपको मैंने बता दिया। और इसके साथ ही जो आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं RTOS। RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप इसकी फुल फॉर्म बताइए। और ये आपको दो तरीके से आपको बताया जाएगा कि ये दो तरह का होता है, एक तो सॉफ्ट और एक हार्ड। सॉफ्ट और हार्ड, यानी कि सॉफ्ट RTOS और हार्ड RTOS। तो कौन सा आपका सॉफ्ट RTOS होगा और कौन सा आपका हार्ड RTOS होगा, वो आपसे देखिए आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हो कि मान लीजिए आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है उसकी एक डेडलाइन है कि ये इतने कम समय में आपको मिल जाएगा। नॉर्मली अगर कोई जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो नॉर्मली उस डेडलाइन को फॉलो कर रहा है नॉर्मली, तो वो आपका कैसा रहेगा, वो हमारा सॉफ्ट RTOS रहेगा। और अगर वो बिल्कुल एकदम से क्लियर कट उसी डेडलाइन को फॉलो करेगा, उसी रिस्पॉन्स टाइम को फॉलो करेगा, जितना कि बताया जा रहा है उसी को क्लियर कट फॉलो करेगा, तो वो आपका हार्ड RTOS हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। इसमें आपको केवल दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि इसमें आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है और RTOS हमारा कितने तरीके का होता है। एक सॉफ्ट RTOS होगा, एक आपका हार्ड RTOS होगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही समझ में आना चाहिए था, इसके अलावा आपको कोई भी लेना देना नहीं है। और इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हो कि जो सबसे बड़ा गुण होता है एक RTOS का, वो क्या होता है, वो होता है इसकी कंसिस्टेंसी। यानी कि रिस्पॉन्स टाइम की जो कंसिस्टेंसी है वो RTOS के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम लगाने की कोशिश होती है कि आपने अपना इनपुट दिया और उसके बदले में आपको आउटपुट मिला। तो ये आपका जो भी रिस्पॉन्स टाइम रहेगा वो उसमें कंसिस्टेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बहुत ही कम मौक़ों पर ये फेलियर होता है। और जो आपका फेलियर जितना कम होगा
जितना ज़्यादा फेलियर कम होगा वो हार्ड RTOS में काउंट होता जाएगा। यानी कि सॉफ्ट RTOS और हार्ड RTOS में एक अंतर ये भी हो सकता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके आधार पर भी आप सॉफ्ट और हार्ड में चेंज कर सकते हो कि सॉफ्ट में कंसिस्टेंसी हार्ड RTOS की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ी सी कम होगी। लेकिन ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बता चुका हूँ कि कितनी चीज़ आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स टाइम, RTOS कितने टाइप का है वो, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है RTOS का वो क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी रिस्पॉन्स टाइमिंग के लिए, तो वो ये आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगली स्लाइड में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। अगली स्लाइड में हमसे कहा जा रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम चलिए आपको बता देते हैं कि टाइम शेयरिंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? दैट इनेबल्स मैनी पीपल, जो कि इनेबल करता है काफ़ी सारे लोगों को, लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स, जो अलग अलग टर्मिनल पर स्थित हैं, टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम, कि वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को एक ही वक्त पर यूज़ कर सकें। बिकॉज ऑफ द एबव फीचर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम और किस नाम से भी पुकार सकते हैं? इसको हम किस नाम से पुकार सकते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता लगी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम और क्या कह सकते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पर कई सारे लोग पर्टिकुलर जो टर्मिनल पर स्थित हैं एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये अगर हम अलग शब्दों में से कहें तो मल्टी प्रोग्रामिंग भी हम इसे कह सकते हैं, लॉजिकल एक्सटेंशन कह सकते हैं। लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसेसर्स टाइम विच इज शेयर्ड एमंग मल्टीपल यूज़र, जो प्रोसेसर का जो टाइम है जो शेयर किया जा रहा है किनके बीच में? मल्टीपल यूजर्स के बीच में साइमल्टेनियसली एक साथ, इज टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग आपको पता होनी चाहिए कि टाइम शेयरिंग क्या है, कि टाइम शेयरिंग प्रोसेसर के द्वारा जो टाइम शेयर किया जा रहा है मल्टीपल यूज़र के लिए, किसके अंदर? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो हमारा टाइम शेयरिंग कहलाता है। द मेन पर्पज ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम, जो मेन पर्पज था मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम को बनाने के लिए, वो क्या था? इज टू मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज़, कि हम प्रोसेसर का जो यूज़ है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें, यानी कि अधिकतम हम प्रोसेसर का यूज़ कर सकें। वेयर एज इन टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइमिंग। यानी कि सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हम मिनिमाइज कर सकें और प्रोसेसर का जो यूज़ है वो हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये दो तीन चीज़ आपके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़नी थी। तो आज की क्लास आपको हो सकता है पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर लगातार बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि आज आपके लिए एक SBI क्लर्क के लिए हम लोग सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, तो शाम तक वो आपको रिवील कर देंगे कि क्या सरप्राइज़ होने वाला है। और जो भी सरप्राइज़ है वो कल से हम लागू कर देंगे अपनी क्लासेस के अंदर। तो आप लोग SBI क्लर्क के लिए भी कोई टेंशन मत लीजिए, और RRB के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन लीजिए ही मत। हिंदी कंप्यूटर में आपको बहुत अच्छे से करा रहे हैं। तो बस जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।